बढ़िया, पढ़ना शुरू करते हैं। कल कहाँ छोड़ा था हमने? पेज नंबर कितना पेज नंबर था बेटा कल? 22 या 26 कहाँ था? 22। कहाँ पर था बेटा? कुछ बताओ, कल का पेज कौन सा था? किसको पता है? पेज नंबर 22 था। सर मेरी बुक में 23 और 24 था। 23 और 24 इस मुद्दे पर। 24 पे बेटा, ठीक है। ये 24 पे है और मैं एक बार बढ़िया, मैं एक बार ईयरफोन ले लेता। चलिए, बाबा जी से कल जो बता रहे थे कि आचरण के बारे में, आचरण की निरंतरता होगी। कौन से आचरण की? मानवीयतापूर्ण आचरण की। अभी जो आचरण मानव कर रहा है वो भ्रमित आचरण है। इस मुद्दे पर पहुंचे कि समझदारी निश्चित है, यह विकसित चेतना सहित जीना ही। समझदारी क्या है? विकसित चेतना सहित जीना। विकसित चेतना, पहले विकास का मतलब समझते हैं। विकास का मतलब है एक कदम आगे, आगे की व्यवस्था। तो विकसित चेतना यानी चेतना का विकास। अभी हम जो जी रहे हैं वो जीव चेतना में जी रहे हैं। जब हम जीव चेतना से मानव चेतना में जीना आरंभ करेंगे तो ये होगी हमारी चेतना का विकास, यानी विकसित चेतना। तो विकसित चेतना कैसे होगी? समझदारी से। समझदारी का धारक वाहक निश्चित है। तो समझदारी का धारक वाहक कौन है? जीवन है। इस कारण समझदारी का प्रमाण निश्चित है। तो समझदारी भी क्या होगी? निश्चित होगी। समझदार जीवन ही होता है, समझता जीवन ही है। समझदारी का प्रमाण मानव परंपरा में होता है, क्योंकि मानव शरीर में ही समृद्ध मेधस की रचना पाई जाती है। ये बात ऑलरेडी हम कई बार कर चुके हैं। क्या बात कर चुके हैं? कि समझने वाला कौन है? जीवन। तो समझदारी का धारक वाहक यानी जो समझदारी को आगे लेके परंपरा में चलता है वो कौन है? जीवन ही है। तो जीवन जब समझदार होगा तो वहां से समझदार मानव की परंपरा बनेगी। और जीवन ही समझदार क्यों होता है? ये इसलिए होता है बेटा क्योंकि मानव शरीर में समृद्ध मेधस होता है और किसी परंपरा जीव में समझदारी का प्रमाण मिलेगा नहीं, मानव में ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि समृद्ध मेधस है। अस्तित्व, सह अस्तित्व में पूरकता, उदात्तीकरण, विकास क्रम, विकास और जागृति, ये सभी चीज समाई है। सह अस्तित्व मतलब, पहले उदात्तीकरण को देख लेते हैं। उदात्तीकरण का मतलब क्या है? नेक्स्ट जो अवस्था, यानी पदार्थावस्था से प्राण, प्राण से जीव, जीव से ज्ञान अवस्था के रूप में शरीरों की जो प्रकटन क्रिया है इसको बोलते हैं उदात्तीकरण। दूसरा, जो ज्ञानावस्था में दृष्टापद, जो ज्ञानावस्था है वो दृष्टापद है। दृष्टापद मतलब वो ज्ञानावस्था ही देख सकती है और इसी में जो है जागृति प्रमाणित होगी। बोलते हैं ना बेटा कि मानव ही दृष्टा है, ज्ञानावस्था का मानव ही दृष्टा है। तो ये वो वहां से इसको कनेक्ट किया गया है। तो सहअस्तित्व में क्या है? पूरकता, उदात्तीकरण, विकास क्रम,
विकास और जागृति, ये सब चीजें समाई हैं। अपने चारों तरफ देखोगे तो तुम्हारे को ये चारों अवस्था दिखाई देगी। कौन सी चारों अवस्थाएं? पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। इन सभी बिंदुओं को समझने की जो विधि है वह मानव में ही समाहित है। क्षमता भी मानव में ही समाहित है। ये जो बिंदु दिए गए हैं उदात्तीकरण के, यानी पहले विकास, कर्म, फिर विकास, यानी विकास जो वो कर्मिक होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। पदार्थावस्था में कुछ नई या अन्य पदार्थ आके मिलेगा तो एक नया पदार्थ उसका निर्माण होगा, वो पदार्थ भी रहेगा, उससे अगला विकसित पदार्थ फिर एक बनेगा। इसी प्रकार ये जो क्रम है विकास का, ये नित्य वर्तमान है। आज आपको जो भी क्रम है वो सारा दिखाई देगा। पदार्थावस्था में विकास दिखाई देगा, जहां आपको पानी भी दिखाई देंगे, अन्य तत्व भी दिखाई देंगे, जो प्राणवायु है वो भी दिखाई देंगे। ये सारे आपको विकास के रूप में दिखाते हैं। तो इसको बोलते हैं विकास क्रम और विकास, यानी विकास क्रम चल रहा है और विकास हो रहा है। इसी प्रकार अगली क्रम क्या है? मानव के लिए है, जीव ज्ञान अवस्था के लिए। वो क्या है? जागृति क्रम और जागृति, यानी अभी हम कहाँ पर हैं? जागृति के क्रम में, जागृति हो रही है। जागृति क्रम, उसके बाद क्या होगी? जागृति होगी। इनको समझने वाला कौन है? इनको समझने वाला मानव ही है, और कोई इनको समझ सकता ही नहीं है। अस्तित्व को समझने का मूल मुद्दा इतना ही है कि अस्तित्व सत्ता में संप्रत प्रकृति ही है। अस्तित्व मतलब होना। इसको कैसे समझ सकते हैं? अस्तित्व का इतना ही मतलब है कि कोई इकाई है जो व्यापक में संपृक्त है। ये एक दूसरे के साथ ओतप्रोत और सदा सदा के लिए अविभाज्य, निरंतर विद्यमान, वर्तमान होना पाया जाता है। अगर कोई इकाई है तो वो इकाई कहाँ पर है? उसको देखना पड़ेगा। वो इकाई है व्यापक में। कोई भी इकाई है, हर इकाई व्यापक में ही है। व्यापक और इकाई आपस में ओतप्रोत है, यानी घुली मिली है। प्रकृति को व्यापक वस्तु से अलग करने की कोई विधि नहीं है। ऐसी कोई विधि ही नहीं बनी जिसमें व्यापक वस्तु को प्रकृति को अलग किया जा सके। अलग अलग करने का कोई प्रयोजन नहीं है, अलग नहीं हो सकता। इस तरह अस्तित्व में जो नहीं है उसकी हम कल्पना करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अस्तित्व में जो है उसी को समझने का प्रयास करना है, प्रमाणित करने की बात है। अस्तित्व की 4 अवस्थाओं में व्यक्त है। अब बाबा जी यहाँ पे अस्तित्व दर्शन आपको बता रहे हैं, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो क्या कह रहा है बाबा जी कि यहाँ पर अकेले का कोई कार्यक्रम नहीं है, हम अकेले की कोई कल्पना नहीं कर पाएंगे। व्यापक वस्तु से किसी भी वस्तु को अलग करना पॉसिबल है ही नहीं, और जो चीज है ही नहीं उसके बारे में सोचना मूर्खता है, यानी समय खराब करने वाली बात है। तो है तो वो क्या है? वो है व्यापक, और व्यापक में संतृप्त जड़ चैतन्य इकाई जो है उसी का अध्ययन है। अभी तक हम मूर्खतावश क्या कर रहे थे? जो नहीं है उसका अध्ययन कर रहे हैं। अब अध्ययन किसका करना है? जो है। अध्ययन हमेशा होने का ही होता है, जो नहीं है उसका अध्ययन नहीं होता। अस्तित्व में 4 अवस्थाएं हैं, ये बाबा जी बता रहे हैं। यदि समझदारी को हम प्रमाणित नहीं कर पाएंगे तो ना हम परिवार व्यवस्था, ना समाज व्यवस्था में जी पाएंगे। हर जगह में हम परेशान होते ही हैं। 700 करोड़ मानव का इस धरती पर हो गया है। हमारा व्यवस्था में जीना अभी बना नहीं है। संख्या बढ़ने या घटने से आदमी समझ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मानव परंपरा में क्या प्रयोजन है? समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, सहज प्रमाण। सह अस्तित्व विधि में हम पूरक विधि से जी पाते हैं। अभय विधि से वर्तमान में विश्वास करते हैं।
समृद्धि विधि से हम परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर पाते हैं, समाधान पूर्वक ही न्याय पूर्वक जी पाते। तो बाबा जी बता रहे हैं कि यदि समझदारी को हम प्रमाणित नहीं कर पाएंगे तो ना तो हम परिवार व्यवस्था में जी पाएंगे और ना ही समाज व्यवस्था में जी पाएंगे। यानी अगर दोनों में जीना है तो क्या जरूरी है? समझदारी है। अब आप वर्तमान में देख लो, वर्तमान में आदमी के पास समझदारी नहीं है, इसलिए परिवारों में क्या है? क्लेश है। मानव में स्वयं में क्या है? टेंशन है, तनाव। और समाज में क्या है भैया? भय का माहौल है। किस चीज का भय का माहौल है? आज परिवार के सदस्य ही आपस में खुल के बात नहीं कर रहे। एक परिवार को दूसरे परिवार से ये भय लग रहा है कि कभी ये मेरी संपदा पर कब्जा ना कर ले। इतना तक आज सुनने में मिलता है कि मानव जो है वो अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं है, वो इस बात से ज्यादा दुखी है कि मेरा पड़ोसी या मेरा मित्र मुझसे सुखी कैसे है। इस टाइप की बातें आपने कई बार सुनी भी होगी। मुझे ये टेंशन नहीं है कि मैं आज बीमार हूं या अस्वस्थ हूं, या मुझे ये भी खुशी नहीं है कि आज मैं क्लास में फर्स्ट आया। मुझे टेंशन इस बात की है कि मेरे पड़ोसी ने जो गाड़ी ली है उसके पास इतना पैसा आया कहां से। तो यही बात बता रहे हैं बाबा जी कि जब तक मनुष्य समझदार नहीं होगा तो ना तो परिवार व्यवस्था में जी पाएगा और ना समाज व्यवस्था में जी पाएगा। हर जगह में हम परेशान ही होते रहेंगे। बाबा जी बता रहे हैं जिस समय बाबा जी ने पुस्तक लिखी उस समय धरती की जनसंख्या 700 करोड़ थी। बाबा जी कह रहे हैं कि आज जनसंख्या 700 करोड़ के पार हो गई है, लेकिन फिर भी मानव को जीना नहीं आया। इतने व्यक्तियों में से कोई तो होता जो जीकर परंपरा बना पाता। उसके बाद ये कह रहे कि संख्या बढ़ने से आदमी समझदार हो गया, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। संख्या से समझदारी का कोई संबंध नहीं है। संख्या बढ़े या घटे इसका कोई मतलब इससे तर्क नहीं है कि संख्या बढ़ेगी तो आदमी समझदार होगा या संख्या घटेगी तो कम समझदार होगा। अब बाबा जी बता रहे हैं कि मानव का प्रयोजन क्या है, मानव परंपरा में क्या चाहता है। तो मानव परंपरा का जो प्रयोजन है वो है समाधान, समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व। सह अस्तित्व विधि में हम पूरक विधि से जी पाते हैं। पूरक विधि का मतलब क्या है कि मैं जैसा हूं वैसा ही या उससे भी श्रेष्ठ दूसरों को बना दूं। अभय विधि से वर्तमान में विश्वास करते हैं। अभय विधि यानी जब आपस में डर ही समाप्त हो जाएगा तो वर्तमान में विश्वास होगा कि सब कुछ सही हो रहा है। समृद्धि विधि से हम परिवारों की आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं। और समाधान में क्या होता है कि समाधान में आदमी न्यायपूर्वक जी पाता है। तो एक बार फिर से देखते हैं जो मानव का जो प्रयोजन हो, परंपरा जो बनेगी उसका उद्देश्य क्या है। हम क्यों चाह रहे हैं कि जागृति के पश्चात समझदार मानव की परंपरा बने। एक मानव जब समझदार होता है उसमें क्या होगा? उसमें समाधान होगा। उसमें समाधान होगा तो वो खुश रहेगा, उसे सुख का अनुभव होगा। अगर परिवार में एक भी आदमी समझदार बन जाए तो परिवार में सुख का भाव आना शुरू हो जाता है। जब परिवार के सभी सदस्य समझदार हो जाएंगे तो वो परिवार भी क्या होगा? वो परिवार समृद्ध होगा। समृद्ध का मतलब है कि बस इतना चाहिए उसको, अपनी आवश्यकता का पता है, वो अपनी आवश्यकता का निर्धारण कर सकता है। और जब सभी व्यक्ति उस परिवार के समझदार होंगे तो वे सभी मिलजुल कर अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का निर्माण करेंगे। जब वो अधिक वस्तुओं का निर्माण करेंगे तो उसको अब दूसरे परिवारों में ताका झाकी करने का कोई लगाव नहीं रहेगा। दूसरे के पास कितनी संपत्ति कितना नहीं है उसको कोई मतलब नहीं है। क्यों?
क्योंकि उसको जितना चाहिए उससे ज्यादा का उत्पादन वो कर चुका है। इससे क्या होगा? इससे समाज में अभय होगा। यानी जब आदमी, वो कहते ना, जब आदमी ऊपर तक छिका हुआ है, यानी उसका पेट भरा हुआ है, तो वो दूसरे को भोजन की तरफ लालच की नजरों से नहीं देखता। तो समृद्धि वैसा ही भाव, यानी एक परिवार को जितना चाहिए था उससे ज्यादा उसके पास अब अवेलेबल है, तो वो दूसरों के माल पर नजर नहीं रखेगा। तो इससे क्या होगा? जब हर परिवार अपने आप में उत्पादन से ज्यादा वस्तुएं रखता है, तो वहां पर चोरी चकारी काला बाजारी नहीं होगी। इससे क्या होगा? समाज में भय समाप्त हो जाएगा और समाज क्या होगा? वो अभय हो जाएगा। अब अभय क्या होगा? जब सारे आदमी समझदार भी हो गए, अपनी जिम्मेदारी को भी समझ रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक जी रहे हैं, तो अगला काम उनका भागीदारी। भागीदारी कहाँ होगी? सह अस्तित्व में। अब वो सारी जितनी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो पदार्थावस्था थी, चाहे वो जीवावस्था थी, चाहे वो प्राणावस्था थी, अब वो समझदारी पूर्वक काम करेगा। जब आदमी की आवश्यकताएं निर्धारित हो जाएगी तो वो समझदारी पूर्वक काम करेगा। इससे होगा क्या कि जो संसाधनों का मिसयूज हो रहा है वो समाप्त हो जाएगा। आप ये देखो बेटा, थोड़ा समझने का प्रयास करना। एक आदमी अगर परिवार समझदार हो जाता है, एक गांव समझदार हो जाता है, तो वो गांव समृद्ध हो जाता है। जब वो गांव समृद्ध होगा तो वो गांव अभयता को प्राप्त करेगा। उस गांव में किसी को किसी से डर नहीं रहेगा, और जब किसी को किसी से डर नहीं रहेगा तो क्या लोग अपने मकानों पर ताला लगाएंगे? क्या लगता है सानवी? जब समाज से भय खत्म हो जाएगा चोरी चकारी का, तो क्या लोग अपने घरों पर ताला लगाएंगे? नो सर। अपने घर पे जो बड़े बड़े लोहे के दरवाजे लगाते हैं वो लगाएंगे? नो सर। तो इससे क्या होगा? इससे लोहे की बचत होगी या नहीं होगी? होगी सर। जब लोहे की बचत होगी तो जब हमें लोहा चाहिएगा ही नहीं तो क्या हम धरती को खोदेंगे? नो सर। जब हम धरती को नहीं खोदेंगे तो क्या होगा? धरती संतुलित रहेगी या असंतुलित? संतुलित रहेगी सर। इतना ही समझना। यानी जो हमारी फालतू की चीजें हमने पाल रखी है, जब लोग समझदार होंगे तो परिवार में हर व्यक्ति के पास अलग अलग गाड़ियां होगी, या वो कॉमन गाड़ी का यूज करेंगे? कॉमन गाड़ी। क्या लगता है श्याम? सर एक ही गाड़ी यूज करेंगे। जब आदमी को समझता है कि मेरे स्कूल उस तरफ जा रहा है, मेरे ऑफिस की तरफ मुझे इजीली बस मिल जा रही है, और आदमी समझदार है, तो वो बस का यूज करेगा या गाड़ी का? बस। पेट्रोल का खर्चा कम होगा या नहीं होगा? होगा। पोल्यूशन कम होगा या नहीं होगा? होगा। गाड़ी में जितनी भी चीजें लगी हैं वो लोहे से बनी है या अन्य धातुओं से बनी है, उन धातुओं का मिसयूज रुकेगा या नहीं रुकेगा? रुकेगा सर। धरती संतुलित होगी या नहीं होगी? होगी। इतना ही देखना है कि अगर मानव समझता है तो कितनी सारी जो चीजें हमने अनावश्यक चीजें अपने चारों तरफ इकट्ठा कर रही है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो इसकी शुरुआत किसको करनी है? इसकी शुरुआत तो इंडिविजुअल ही होगी, यानी व्यक्ति में ही होगी। समझदार किसको होना है? मानव को होना है। वैसे तो हर मानव को होना है, लेकिन हर मानव को पहले स्वयं में समझदार होना है। समझदार होकर ही वो सब मानवों को समझदार करेगा। समझ पा रहे बात? तो पहला जो काम है वो तो अपना ही है, समझदारी का। तो हर व्यक्ति की स्वयं की जिम्मेदारी है समझदार होने की। यहां से जब परंपरा बनेगी तो परंपरा में फिर क्या जिम्मेदारी है कि मैं समझदार हो गया, अब दूसरे की समझदारी में पूरक हो जाऊं। जैसे बाबा जी ने सोम भाई को, साधन भैया को, अतुल भैया को, या इतने सारे लोगों को समझदार बनाया।
इन लोगों ने सुमेर भाई को, मंजिल भाई को, हम जैसे भाइयों को समझदार बनाया। हम क्या कर रहे हैं? तुम बच्चों को समझदार बना रहे हैं। तो इसको बोलते पूरक विधि। यानी बाबा जी जैसे थे वैसा उनको बनाया, उन्होंने जो वो जैसे हैं उन्हें हमें अपने जैसा बनाया, और हम तुम्हें अपने जैसा बना रहे हैं। ये है पूरकता, यानी दूसरे को भी पूरा कर देना। उसमें जो अवगुण है उनको हटा के, उनमें जो कमियां हैं उनको हटा के, उनको भी क्या करना है? पूर्ण करना है। क्या पूर्ण करता है? जागृति पूर्ण करना। समझ पा रहे बेटा जी आप? तो शुरुआत किससे होगी? अकेले मानव से। कब शुरुआत होगी? जब वो क्या करेगा? न्याय पूर्वक जिएगा। तो आप लोग कई बार पूछते हैं कि ये समझदारी होगी कैसे? ये समझदारी होगी न्याय को समझकर न्याय वाला आचरण करने में, धर्म को समझकर धर्म वाला आचरण करने से, सत्य को समझ के सत्य वाला आचरण करने से। यानी जब हम मानव न्याय धर्म सत्य के अकॉर्डिंग चलेगा, प्रिय हित लाभ को साइड में रख देगा, जब मानव का सारा क्रियाकलाप न्याय, धर्म और सत्य से प्रेरित होगा, तो अब क्या होगा? उसका जो पहले का जो चित्रण बना हुआ था, यानी ज्यादा से ज्यादा चीजों को भोगने का जो उसका चित्रण था, वो सही होगा। लाभ कमाने का जो उसकी मानसिकता थी, उस मानसिकता पर काम होगा। उसके दिमाग में जो कामोन्माद भरा हुआ था, वो अब क्या होगा? सहअस्तित्व में आ जाएगा। यानी वो संबंधों को समझेगा। जब संबंधों को समझेगा तो संबंधों में जिएगा। तो इसे क्या है कि जो वस्तु जैसी है उसको वो दिखना आरंभ हो जाएगी। जब उसको जो वस्तु जैसा है वैसा ही दिखना आरंभ हो जाएगा, तो इसकी जो बुद्धि है वो ज्ञान से भर जाएगी। यानी वो सहअस्तित्व में जीने लगेगा। सहअस्तित्व में जीना ही अनुभव है। इस प्रकार मानव न्याय पूर्वक आचरण से आगे बढ़ेगा। तो पहले हमारा काम क्या है? समझना। कि जितने भी टर्म्स इसके अंदर आई है, सब टर्म्स को समझना। इसमें शब्द आया न्याय, तो न्याय को समझना। न्याय क्या है? प्रयोजन है। अब प्रयोजन का उद्देश्य हम जब देखते हैं, अर्थ इसका देखते हैं, तो प्रयोजन का मतलब होता है कि किसी कार्य को हम क्यों कर रहे हैं, उसका उद्देश्य। लेकिन यहाँ प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है संपूर्ण मानवता के लिए उसका क्या उद्देश्य। संपूर्णता में देखा जाएगा, यहाँ पे पूर्णता में देखा जा रहा है। आगे पढ़ते हैं। मानव परंपरा में अभी तक जो प्रयत्न किया आदर्शवादी विधि से और भौतिकवादी विधि से, हम दोनों विधि से समझदारी को पाया नहीं है। उसका मूल कारण है अस्तित्व, सह अस्तित्व के रूप में समझ नहीं आना। सह अस्तित्व में जीवन व जीवन जागृति को समझने की भूल हो गई। फलस्वरूप जीवन एवं समझदारी की परंपरा बनी नहीं। जब परंपरा बनी नहीं तो व्यवस्था में जीना कहां से आएगा? समझदारी के अभाव में मानव के साथ न्यायपूर्ण और प्रकृति, जीव, वनस्पति पदार्थ के साथ नियम पूर्वक संतुलित रूप से रहना बना नहीं। इसी कारण अनुपम नैसर्गिक को हनन करते आ रहे हैं। कितनी बढ़िया बात बाबा जी कह रहे, बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं कि अभी तक मानव परंपरा ने जो भी प्रयत्न किया, तो पहले देखना पड़ेगा कि मानव परंपरा किसमें थी। अभी तक दो वाद आए हैं। कौन कौन से वाद आए, कोई बताएगा मुझे? क्योंकि इसकी कई बार रिपीटेशन हो चुकी है। सर पहला आदर्शवाद, शाबाश। और दूसरा विज्ञानवाद। बहुत बढ़िया। विज्ञानवाद को ही भौतिकवाद भी कहा गया। क्या कहे कि भौतिकवाद का दूसरा नाम विज्ञानवाद। तो इन दोनों विधियों से हम आज तक समझदार नहीं हो पाए। समझदारी क्या है? समझ ही नहीं पाए। और जिस चीज को समझ ही नहीं पाए तो उसकी क्या परंपरा बनी? तो परंपरा किस चीज की बनी? भ्रम की परंपरा बनी। यानी भ्रमित थे और भ्रमित ही रहे, और भी ज्यादा भ्रमित होते चले गए। उसका मूल कारण है अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में समझ नहीं आना। यानी दोनों परंपराएं व्यक्तिवादिता वाली थी।
इंडिविजुअलिटी वाली। इसमें सहअस्तित्व को समझे ही नहीं। जो आदर्शवाद में क्या कहा गया है कि समझदार होना है, ज्ञान प्राप्त करना है तो घर छोड़ दो और अकेले जंगल में चले जाओ, तो वहां क्या था? व्यक्तिवादिता। ज्ञान होगा तो किसका होगा? एक विशेष व्यक्ति को। कौन व्यक्ति? जो सब कुछ छोड़कर जंगलों में जाकर तपस्या करता है, उसको ज्ञान होगा। तो वहां भी ज्ञान व्यक्तिवादी है। और यहाँ भी व्यक्तिवादिता क्या है? यहाँ सुख किसको मिलेगा? यहाँ सुख मिलेगा भोग करने वाले को। यानी सुख का आधार क्या बनाया? वस्तुएं। जो वस्तुओं का भोग करेगा वही सुखी रहेगा। अब कितना भोग? जो जितना ज्यादा भोग करेगा वो उतना ज्यादा सुखी रहेगा। इसके लिए क्या किया? इसके लिए लोगों ने उल्टे सीधे काम करके, उल्टे सीधे हथकंडे अपनाकर ज्यादा से ज्यादा साधनों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। क्यों? जिसके पास जितना साधन उसका उतना ज्यादा भोग, अति भोग, और उससे उतनी ज्यादा सुखी। क्योंकि मानव ने क्या माना? मानव ने माना कि जितना ज्यादा भोग वस्तुओं का होगा उतनी ही ज्यादा हमारी खुशी बढ़ेगी। तो दोनों व्यक्तिवादिता थी। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा उसके पास उतनी ज्यादा खुशियां, ऐसा समझा जाता है। इसीलिए सब क्या करना चाहते हैं? ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। बाबा जी यही समझा रहे हैं कि पहले जो भी दोनों वाद आए वो व्यक्तिवादिता से भरे हुए थे। सहअस्तित्व की समझ ही नहीं थी वहां पर। आगे क्या बता रहे बाबा जी? सहअस्तित्व में जीवन व जीवन जागृति को समझने के में भूल हो गई। यानी सहअस्तित्व को समझे ही नहीं, यही मानव की सबसे बड़ी भूल थी। तो समझदारी की परंपरा बनी नहीं। जब परंपरा बनी नहीं तो व्यवस्था में मानव को जीना कहां से आएगा? परंपरा किसकी बननी है? समझदारी की। समझदारी से किस चीज की परंपरा बनेगी? व्यवस्था में जीने की परंपरा। तो समझदारी आई नहीं क्योंकि मानव सहअस्तित्व को समझा नहीं समझा तो व्यवस्था की परंपरा और समझदारी पूर्वक जीने की जागृति की परंपरा बनी ही नहीं। समझदारी के अभाव में मानव के साथ न्याय पूर्वक और प्रकृति के साथ नियम पूर्वक संतुलित रूप से जीना बना नहीं। जब समझदारी की परंपरा नहीं बनी तो न्याय कहां से होगा? न्याय नहीं होगा तो मानव सुखी कैसे होगा? मानव सुखी नहीं होगा, भ्रमित रहेगा, तो प्रकृति के साथ नियम पूर्वक कैसे जी पाएगा? और जब प्रकृति के साथ नियम पूर्वक नहीं जी पाएगा तो वो पृथ्वी का हनन ही करेगा, उसका शोषण ही करेगा। पृथ्वी का शोषण क्या करेगा तो क्या होगा? तो इससे क्या होगा? जो पृथ्वी की जो सुंदरता है, जो उसका अनुपम नैसर्गिकता है, उसका हनन होगा। उतना ही बात बाबा जी समझा रहे हैं। समझ आ रही है बेटा जी? यस सर। यस सर। अब बात बढ़ रही है आगे कि मानव को, पेज नंबर 25 पर आ गए हैं हम। मानव को न्याय मिला नहीं। बड़े बड़े न्यायालयों के न्यायाधीशों से पूछा गया तो उन्होंने कहा हम फैसला करते हैं, न्याय नहीं करते। इस स्थिति में जब न्यायालय न्याय को नहीं जानता तो उसे न्यायालय कहना कितना सही है, कितना सच होगा। और उन्हीं न्यायालयों में कहा जाता है कि सच बोलो। अब कहां तक सच्चाई है न्यायालय में? क्या सच्चाई को खोजा जाए? इसी तरह कार्यालय में कार्य क्या होता है? गलतियों को खोजना, अपराध को खोजना और उनको गलतियों और अपराध से रोकना। इसी काम के लिए सारे सरकारी तंत्र में कर्मचारी नियोजित हैं। मतलब बड़ी कठोर समीक्षा बाबा जी यहाँ पर कर रहे हैं कोर्ट की और ऑफिस की। बाबा जी क्या कह रहे हैं कि न्याय को समझना पड़ेगा। न्याय समझे नहीं, मानव को न्याय मिला नहीं। क्यों नहीं मिला मानव को? क्योंकि मानव को पता ही नहीं कि न्याय क्या है। नहीं पता और उसने क्या बना दिए? न्यायालय बना दिए, कोर्ट बना दिए। कोर्ट में बड़े बड़े जस्टिस
खड़े हो गए, बड़े बड़े वकील और बड़े बड़े जज आ गए। जब उनसे भी पूछा गया कि क्या तुम न्यायालय में रहकर न्याय कर रहे हो, न्याय का मतलब है कि किसी के साथ गलत ना हो, तो वो भी कह रहे हैं कि हम न्याय नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, फैसला। और फैसले का आधार क्या है? फैसले का आधार है सबूत, गवाही। और आप सबको पता है कि सबूत और गवाही आजकल झूठी हो जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो ये बताओ, जिसको न्यायालय कहा गया उसको खुद नहीं पता कि न्याय क्या होता है, और वो खुद कह रहा है कि हम न्याय नहीं करते, तो क्या ऐसी जगह को न्यायालय कहना भी उचित है? ऐसे लोगों को न्यायाधीश कहना उचित है? बड़ी कठोर समीक्षा बाबा जी ने कर दी कि न्याय का पता नहीं क्या है, और लगे हैं न्यायालय का में बैठकर न्याय करने के लिए। और बाबा जी कहते यही हाल दफ्तरों का भी है। जितने भी सरकारी कार्यालय है, किसी में भी जाओ, उनका कार्य वहां पर कार्य करना नहीं, वहां कमियां निकालना है। बैंक में जाओ खाता खुलवाने के लिए, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी, वो कमियां निकाल रहे हैं। स्कूल में जाओ एडमिशन के लिए, ये कागज नहीं है। हॉस्पिटल में जाओ, ये चीज लेकर आओ। तो हर जगह जितने भी कार्यालय बने हैं वो किसके लिए बने हैं? केवल कमियां निकालने के लिए, केवल गलतियां निकालने के लिए, केवल अपराध खोजने के लिए। पुलिस क्यों बनी है? कहां पर चोरी हुई है उसको देखना। कोर्ट क्यों बनी है? जिसने चोरी की उसको सजा देना, जिसने मर्डर किया उसको फांसी दे देना, जिसने अपराध किया उसको सजा देना। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं? कार्यालयों में क्या किया जाता है? गलतियों को खोजा जाता है। अब एक कार्यालय तो है नहीं, तरह तरह के कार्यालय हैं। पुलिस का जो हेडक्वार्टर है, पुलिस की जो चौकी है, जो थाना है, वो भी कार्यालय है। वहां पर क्या किया जाता है? अपराधों को खोजा जाता है, गलतियों को निकाला जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि गलतियों को गलतियों से रोका जाता है। यानी जिसने चोरी की उसके साथ मार पिटाई, द्रोह, मार पिटाई, या उसको जेल में बंद कर दो। अब ये बताओ, जेल में बंद कर देना कोई इलाज है क्या? इसकी गारंटी है कि उसने आज चोरी की और उसको जेल में बंद कर दिया और वो अपनी सजा पूरी करके आ गया, उसके बाद वो चोरी नहीं करेगा, इस बात की क्या गारंटी? आज जिसने अपराध किया उस अपराध के लिए उसको सजा दी जा रही है। तो बाबा जी इसको कहते हैं कि अपराध को अपराध से रोकना। इसको जेल में बंद कर दिया। किसी ने एक आदमी का मर्डर कर दिया और मर्डर के केस में उसको अंदर कर दिया, वो अपनी 13-14 साल की जितनी सजा काट कर वापिस आ गया। और आज आमतौर होता है कि भैया जिसका उसने मर्डर किया है उसके घर वाले तैयार बैठे हैं कि जैसे बाहर निकलेगा उसको हम लपेटेंगे। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि मानव केवल अपराध को अपराध से, गलतियों को गलतियों से सुधारने का प्रयास कर रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो बाबा जी के अनुसार सबसे बड़ा दंड क्या है? अगर कोई गलती करता है तो उसको क्या दंड दिया जाए? तो बाबा जी कहते हैं कि सुधार ही दंड है, उसको सुधार दो। जिसने चोरी की है उसके साथ इस तरह का आचरण करो कि वो चोरी करना बंद कर देंगे। जिसने डाका डाला है उसके साथ ऐसा व्यवहार करो कि वो आगे डाका ना डाल पाए। अगर कोई बलात्कारी है तो उसके साथ ऐसा आचरण होना चाहिए कि उसको ये समझना चाहिए कि मैंने गलत किया। आजकल तो क्या होता है, गलती कोई मानता नहीं। जो कोर्ट में केस जाता है ना, भले ही बलात्कारी हो, भले ही चोर हो, भले ही खूनी हो, वकील पहले बोल देते कि स्वीकार मत कर लेना, अगर तुमने स्वीकार की तो तुरंत आपको सजा मिल जाएगी। तो स्वीकार ही नहीं करते, जबकि होना क्या चाहिए, जब वो स्वीकार कर रहा है कि मैंने किया, तो अब करना क्या है? उस कारण तक पहुंचने का प्रयास करना है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। कारण तक जब तक उसकी जड़ में नहीं जाएगा तो अपराध रुकेगा नहीं। मानसिकता को समझना है और मानसिकता पर काम करना है। और हम कहाँ कर रहे हैं? उसके शारीरिक रूप पे काम कर रहे हैं, उसके साथ मार पिटाई डंडा, इस प्रकार का प्रयोग हम करते हैं।
किसी समाज विशेष के लोगों ने मिलकर दूसरे समाज के आदमी को मार दिया, जिससे दूसरे समाज में उस समाज के प्रति दुश्मनी आ गई। अब वो मौका ढूंढ रहे कि इसका कोई हमें आदमी मिले, हम इसको मार दें। फिर ये सोचा कि मेरे आदमियों को हिंदू आतंकवादियों ने मारा, तो मैं भी बड़ा होकर इनको मारूंगा। उधर वो क्या हिंदू वाला क्या सोचता है कि मेरे मम्मी पापा को मुस्लिमों ने मारा, मैं मुसलमानों का दुश्मन हो गया। इससे क्या है, दुश्मनी बढ़ती आ रही है। हिंदू मुस्लिम के बीच की, दलित और स्वर्ण के बीच की, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो और बढ़ती जा रही है। यानी सह अस्तित्व का मतलब था साथ रहना, और इस भ्रमित अवस्था में हम क्या कर रहे हैं, और अलग होते आ रहे हैं। अन्य 3 अवस्थाओं के साथ तो छोड़ दो, मानव जो स्वयं की व्यवस्था है, यानी मानव मानव के साथ ही सही आचरण के साथ नहीं रह पा रहा है, इसको देखना है। मानव को न्याय मिला नहीं, इसी की बात बाबा जी कर रहे हैं। जितने भी सरकारी तंत्र है, जितने भी कार्य कर्मचारी हैं, उन सबका एक ही काम है, और वो काम क्या है? वो काम है कमियां निकालना और अपराध को अपराध से रोकना। मानव जागृत होने के लिए मूल वस्तु समझदारी है। अगर मानव को जागृत होना है तो उसको क्या चाहिए? सबसे मूल यानी बेसिक जरूरत किस चीज की है? समझदारी की है। हर मानव को यदि समझदारी पहुंच जाता है तो मानव न्याय पूर्वक जी पाता है। न्याय से यानी न्याय पूर्वक जीने के लिए, न्याय के साथ जीने के लिए क्या चाहिए? समझदारी चाहिए। अगर समझदारी आ गई तो मानव न्याय पूर्वक जी पाएगा। न्याय पूर्वक जी पाया तो समृद्धि आ जाएगी। जब परिवारों में समृद्धि होगी तो अभय होगा, और जब अभय होगा तो सहस्तित्व होगा। इस पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। बिना न्याय पूर्वक जिए समाधान आएगा नहीं। इससे पता लगता है कि मानवता का जो रीढ़ है वह न्याय है। यानी जिस मानवीय आचरण की हम बात कर रहे हैं, उस मानवीय आचरण का जो आधार है वो क्या है? न्याय। जिस समझदारी की परंपरा की हम बात कर रहे हैं, उस समझदारी की परंपरा का आधार क्या है? न्याय। जिस समृद्धि की हम बात कर रहे हैं कि परिवार में समृद्धि होगी, आवश्यकता से अधिक वस्तु का उत्पादन होगा, उसके भी मूल में, उसकी भी जड़ में क्या है? न्याय। तो हम इस विषय पर पहले बात कर चुके हैं, आज ही बात की है कि हमें शुरू कहां से करना है। हमें शुरू करना है न्याय से। तो कौन कौन बच्चा न्याय को समझ पाया, न्याय क्या है? अब पुस्तक का पठन हम यही रोकते हैं। पेज नंबर 26 पर ऊपर हम आ गए हैं। बिल्कुल कल यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। एक बच्चा ग्रुप में मैसेज डाल दे कि कल पेज नंबर 26 बिल्कुल ऊपर से आरंभ होगा, और ये जो जिम्मेदारी है ये श्याम की है। श्याम बेटा आप डाल देना, पेज नंबर 26 से कल हम रीडिंग करेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा, इस पर अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो सवाल पूछ सकता है। दूसरा, जब हम बार बार बात कर रहे हैं कि मानव जब समझदार होगा तो उसका सबसे पहला कार्य क्या होगा? न्याय पूर्वक जीना, न्याय करना। तो न्याय कब करेगा? जब वो न्याय को समझेगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि न्याय के बारे में आप क्या समझते हैं, आपके लिए न्याय क्या है। हम ऑलरेडी इस विषय पर कई बार बात कर चुके हैं। न्याय 4 चीजों से मिलकर बना है। वो कौन कौन सी 4 चीजें हैं? अगर कोई बच्चा न्याय क्या है इसको समझना चाहता है, बताना चाहता है, तो वो अपना माइक ऑन कर सकता है। कौन बताएगा? अंजलि। अंजलि बेटा जी, आवाज आ रही है आपको? अंजलि बेटा जी, कोई नेटवर्क इश्यू है आपके साथ? आप एक काम कर लीजिए, आप सभी अपने कैमरा ऑन कर दीजिए।
जो जो अभी है, सामने क्या चल रहा है कुछ दिखाई देगा। गुड, बहुत बढ़िया। मैं भी इसको ऐसे ही कर लेता हूँ, ठीक है। ये क्या हुआ, ये जब मैं सीधा होता तुम्हारा कैमरा घूम जाता है। कोई बात नहीं, उसका रोटेशन और ओके, अब ठीक है। ठीक है श्याम बेटा, देखिए ये कोई दिक्कत नहीं, आप कहाँ बैठे हैं, घर में किस कोने में, सबके घर ऐसे ही होते हैं। अंजलि, सर मेरा ना अभी कुछ नेटवर्क इशू चल रहा है तो मैं बोल नहीं पाऊंगी ठीक से अभी और कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, बस मुझे ये बताओ कि न्याय के बारे में तुम क्या समझती हो। शानवी, क्या लगता है न्याय क्या है। सर न्याय मेरे हिसाब से जिसमें तुम मतलब कुछ कर रहे हो जैसे अपने फायदे के लिए कुछ भी, तो उसमें किसी दूसरे का जो क्या कहते हैं बुरा ना हो, कि किसी दूसरे के साथ अन्याय ना हो, जो तुम अपने लिए कर रहे हो या फिर किसी के लिए भी कर रहे हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो न्याय की डेफिनेशन यही है। आपको ये लगता है न्याय की डेफिनेशन। श्याम, आपको क्या लगता है न्याय क्या है। सर मेरे ख्याल से न्याय वो होता है जो हम कुछ भी कार्य करें तो सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, बाकी लोगों का भी सोचे और प्रकृति का सोचे कि क्या उसको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ठीक है। कामना, आपको क्या लगता है कि न्याय क्या है। सर मुझे न्याय लगता है कि जैसे संबंधों की पहचान पहचान करना और मूल्यों का निर्वाह करना और इसके साथ ही जैसे कि क्या बोलते हैं मूल्यों का निर्वाह करना साथ साथ मूल्यों की पहचान करना भी मेरे अकॉर्डिंग न्याय है। बढ़िया, बढ़िया है। और स्नेहा, आपको क्या लगता है न्याय क्या है। स्नेहा बेटा जी। न्याय का मतलब मेरे से हमारे बोलो बेटा जी। रिलेशंस है, रिलेशंस में और जो हमारे बेसिक मूल्य है कि हमें क्या करना है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अगर ठीक है तो वो हमारे लिए न्याय है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ना अन्याय हो गया है। ठीक है, आपको ये लगा। अब आप सारे बच्चे कॉपी पेन उठा ले, क्योंकि ये न्याय बार बार आएगा और मैं न्याय के बारे में ऑलरेडी इसी हम मीटिंग में कई बार बता चुका हूं। कुछ बच्चे उसके आसपास है, कुछ बच्चे उससे बहुत दूर है। तो आज हम न्याय पर बात करेंगे, न्याय क्या है। तो इसको नोट करें, न्याय 4 चरणों में है। पहला चरण है नंबर 1, और मैं अभी कैमरा ऑन करके सभी बच्चों की कॉपी में इसे लिखा हुआ देखूंगा, ठीक है। तो न्याय का पहला चरण है संबंधों की पहचान, यानी संबंधों को पहचानना। पहला काम है संबंधों की पहचान। इसमें दूसरा काम है नंबर 2, संबंधों में निहित मूल्यों, संबंधों में निहित मूल्यों या अपेक्षाओं की पहचान। सर मूल्यों या के बाद अपेक्षाओं की पहचान। भाई मुझे तुमसे क्या अपेक्षाएं हैं, ठीक है। नंबर 3, संबंधों में निहित मूल्यों, संबंधों में निहित मूल्यों का निर्वाह, यानी जो मूल्य हैं उनका निर्वाह करना।
उन मूल्यों का पालन करना, उन मूल्यों पर खरे उतरना, इसे बोलते हैं मूल्यों का निर्वाह। और इसका जो चौथा और अंतिम पॉइंट है वो है उभय तृप्ति। उभय, उभय तृप्ति, इसी को बोलते हैं परस्पर संतुष्टि। श्याम दिखाओ क्या लिखा। बढ़िया, 4 पॉइंट लिख दिए हैं। सबसे पहले क्या लिखा है श्याम, बताओ पढ़ के। सब बच्चे रिवाइज करें। सबसे पहला है संबंधों की पहचान। बहुत बढ़िया श्याम। संबंधों की पहचान। तो मूल्यों में, न्याय में सबसे पहले क्या करना है? संबंधों की पहचान। 7 संबंध दिए गए हैं। उन संबंधों में मैं जिसके साथ बात कर रहा हूं, मेरा कौन सा संबंध फिट बैठता है, इस संबंध की पहचान। नंबर 2 कि संबंध तो मैंने पहचान लिया, जिस संबंध में मैं उसके साथ जीना चाहता हूं, उस संबंध में क्या क्या अपेक्षाएं हैं, उस संबंध के कौन कौन से मूल्य हैं। तो मूल्यों की पहचान, अपेक्षाओं की पहचान। और तीसरा काम क्या है? उन अपेक्षाओं का निर्वाह करना। कामना बेटा अपना स्पीकर ऑन करो, दिखाओ क्या लिखा है। नंबर 3 पढ़ो क्या लिखा है। संबंधों में निहित मूल्यों का निर्वाह करना। हाँ, जो मूल्य डिसाइड है, जो उनके मूल्य हैं, उन मूल्यों का निर्वाह करना। और शानवी तुम बताओ, देखो क्या लिखा तुमने। शानवी बेटा। सर एक बार रिपीट कर दो, मैं लिख नहीं पाई थी। हाँ, कौन रिपीट करेगा? कामना रिपीट करो। पहला पॉइंट है संबंधों की पहचान। दूसरा पॉइंट है संबंधों में निहित मूल्यों आराम से ताकि लिख पाए। हाँ, पहला पॉइंट है, जिसने नहीं लिखा वो लिख लो। पहला पॉइंट है संबंधों की पहचान करना। लिख लिया? हाँ ये तो ट्यूशन पढ़ाने लगी कामना तो। सर मैं ट्यूशन कैसे ही पढ़ाती हूँ। बढ़िया। दूसरा पॉइंट, संबंधों में निहित मूल्यों को पहचानना या फिर अपेक्षाओं को पहचानना। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, संबंधों में निहित मूल्यों या फिर अपेक्षाओं को पहचानना। लिख लिया? हाँ हाँ। तीसरा है संबंधों में निहित मूल्यों का निर्वाह करना। संबंधों में निहित मूल्यों का निर्वाह करना अर्थात उसका पालन करना। लिख लिया? बोलो शानवी, लिख लिए बेटा? हाँ हाँ लिख लिया। और चौथा है? हाँ, चौथा पॉइंट है उमय तृप्ति अर्थात, या फिर उसको हम ये भी लिख सकते हैं परस्पर संतुष्टि। बहुत बढ़िया। अब इसको समझते हैं है क्या। बोलो शानवी क्या है? लास्ट वाला एक बार रिपीट करना। लास्ट वाला है उभय तृप्ति। उभय तृप्ति। हाँ, उभय तृप्ति या परस्परता में तृप्ति, परस्परता में संतुष्टि। तृप्ति और संतुष्टि एक ही शब्द है। तो अब इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर शानवी से बात कर रहा हूं, तो शानवी के साथ मेरा संबंध क्या है? जो 6-7 संबंध बताए गए हैं, 7 संबंध है, इसमें से 7 में से 6 संबंध है मानव मानव संबंध। बाकी एक जो संबंध है व्यवस्था वाला संबंध, वो प्रकृति के साथ संबंध है। तो जो 6 संबंध है, पिता पुत्री संबंध, माता पिता संबंध एक, भाई भाई संबंध, मित्र मित्र संबंध, पति पत्नी संबंध, साथी सहयोगी संबंध, गुरु शिष्य संबंध, ये जो 6 संबंध है, इस 6 संबंधों में से
शान्वी के साथ मेरा कौन सा संबंध हो सकता है, इसको देखना। तो मैं देखता हूं कि शान्वी की उम्र मेरी बेटी की उम्र की है, तो शान्वी के साथ जो मेरा संबंध है वो माता पिता संबंध वाला है। दूसरा, शान्वी मेरे स्कूल की स्टूडेंट है, तो इसके साथ जो मेरा संबंध है वो गुरु शिष्य वाला संबंध भी है। माता पिता संबंध और गुरु शिष्य संबंधों में काफी समानता है, इसको समझना है। अब ये जो माता पिता वाला संबंध था और गुरु शिष्य वाला संबंध था, इसमें अपेक्षाएं क्या है, कौन कौन से मूल्य हैं? तो पहला मूल्य विश्वास, स्नेह, ममता, ये सारे आपको करा रखे ऑलरेडी शिविर में। ये किस संबंध में क्या अपेक्षाएं हैं, इसको किसी दिन हम ओपन क्लास में करेंगे। आप सभी घर पर हैं, क्या आप स्कूल आने में कंफर्ट फील करेंगे? यस सर। यस सर। तो हो सकता है आज या सॉरी मंडे हो सकता है मैं स्कूल पहुंचूं। तो सर हाँ बोलो। सर मंडे को मत करना, कल चलेगा। कल देखता हूं, अगर कल मुझे टाइम मिला तो मैं ग्रुप में मैसेज छोड़ दूंगा। मैं जिस टाइम जाऊंगा तो मैं उस टाइम बुला लूंगा। मैं 1 घंटा हम वहां पर बैठ के मूल्यों के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैं गया तो, क्योंकि मेरा सामान कुछ रखा है स्कूल में, वो लेके मुझे आना है। थोड़ा टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा क्योंकि छुट्टियां कम रह गई, घर के कुछ जरूरी काम है वो भी करना। तो यहाँ देखते हैं कि हमने संबंध को देखा, तो मैंने गुरु शिष्य संबंध को समझा या माता पिता पुत्र पुत्री संबंध को समझा। तो अब मैं क्या देख रहा हूं कि शान्वी के प्रति या कामना के प्रति, स्नेहा श्याम के प्रति, बीइंग ए टीचर मेरे कुछ मूल्य हैं जिनका मुझे निर्वाह करना है। तो पहला उसमें क्या आ गया, ममता और वात्सल्य। ममता में क्या होता है, पोषण, किसका, शरीर का भी और जीवन का भी। तो जीवन का पोषण है ज्ञान और समझदारी। तो मेरा काम क्या हो गया, पहला काम है कि तुम्हें समझदार बनाना, तुम्हें ज्ञान देना और फिर तुम्हारा संरक्षण करना। संरक्षण का मतलब है जो तुम्हें ज्ञान दिया जा रहा है, इस ज्ञान पर कोई बाहरी समस्या ना पड़े, तुम बाहरी प्रवेश से प्रभावित ना हो, तुम्हें इतना स्ट्रांग बनाना। उसके बाद विश्वास, स्नेह, सम्मान, ये सारे हैं। इन सभी संबंधों में जो मूल्य इन सभी मूल्यों का निर्वाह होगा। जब इन मूल्यों का निर्वाह होगा तो इससे क्या मिलेगी, इससे मिलेगी आपस में संतुष्टि, आपस में खुशी। बीइंग ए टीचर मुझे क्या खुशी मिलेगी कि ओहो कामना मेरी स्टूडेंट है और अब ये समझदार हो गई, मैं संतुष्ट हूं, मैं खुश हूं क्योंकि कामना संतुष्ट हो गई। शान्वी को क्या संतुष्टि मिलेगी, शान्वी को संतुष्टि ये मिलेगी कि सर ने मुझे समझदार करने का प्रयास किया और मैं समझदार हो गई, यानी अब मैं सर जैसी समझदार हो गई, मैं मानवों के साथ मानवतापूर्ण आचरण कर पाऊंगी, यानी सर ने मुझे न्याय समझाया, अब मैं न्याय में जी पाऊंगी, न्याय कर पाऊंगी। तो न्याय के लिए क्या चीज जरूरी है, न्याय के लिए जरूरी है कि संबंधों को जानना, कौन कौन से संबंध है और वो कहाँ फिट बैठते हैं। तो आप लोगों का जो शिविर हुआ था उसमें जो संबंध वाला पोर्शन है और जो मूल्य वाला पोर्शन है, आज उसको सारे बच्चे रिवाइज कर ले। और शान्वी बेटा ध्यान रखो, तुमने जो कॉपी बनाई है ना 1 हफ्ते की शिविर की, उसको पढ़ने में मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा। उसका हफ्ते में 2 बार रिवीजन कर लिया करो, पढ़ के देख लिया करो, आधा घंटा उसको दो। नहीं तो क्या होगा कि आगे तो पाठ रहेगा, आगे वाला तो हम याद करते रहेंगे और पीछे वाला भूलते जाएंगे, इससे गति नहीं बन पाएगी। समझ पा रहे सभी बच्चे? अब मुझे बताओ कि न्याय के बारे में और कौन क्या बता सकता है, न्याय में हमें और क्या करना है? ये 4 काम ही करने हैं। अगर मैं संबंधों को समझ रहा हूं तो पति पत्नी संबंध है, इसको समझ रहा हूं, पत्नी के साथ मेरे कौन कौन से मूल्यों का निर्वाह होना है, ये कौन कौन से मूल्य, तो यहां मूल्यों को भी जानना जरूरी है। तो जो मूल्य वाला आपका चैप्टर था, जिस क्लास में मूल्य आपके हुए थे, चाहे वो अंकित भैया वाला हो या मंजीत सर वाला हो या मेरे वाला हो या कोई भी हो, उसको रिवाइज जरूर कर ले। अगर किसी के पास नहीं है तो मुझे बताए,
मूल्यों की जानकारी सबके पास है? श्याम, अंकित भैया ने करवाया था ना मूल्य, यहाँ पर नहीं करवाए थे? सर सिर्फ संबंध करवाए थे मेरे ख्याल से, मूल्य नहीं करवाए थे। ठीक है, ठीक है। शानवी, आपके संबंध और मूल्य हो चुके हैं क्या? यस सर। कामना, आपके संबंध और मूल्य हो चुके हैं? यस सर। स्नेहा, आपके संबंध और मूल्य हो चुके हैं? स्नेहा स्नेहा और अंजलि एक ही मकान में ऊपर नीचे रहते हैं, इनकी नेटवर्क का बड़ा इशू रहता है। अंजलि बेटा, आपके मूल्य हो गए? यस सर, हो चुके हैं। ठीक है, इनको रिवाइज करो, संबंधों को और मूल्यों को। कल हम किताब को थोड़ा पढ़ के हम संबंधों और मूल्यों पर बात करेंगे, ठीक है? ओके सर। आज मेरे ख्याल से टाइम बिल्कुल ओके हो गया है, 9:58। किसी बच्चे का कोई सवाल है? कि स्नेहा के बहुत सारे सवाल रहते हैं, अभी स्नेहा के सवाल खत्म हो गए हैं या स्नेहा समझदारी की तरफ बढ़ रही है, क्या समझे? क्या समझा जाए बेटा? स्नेहा समझदार हो रही है? तो है सवाल शायद से मैं ले लूं और क्लास के उनमें से 2-3 जवाब वैसे ही मिल। एक अगर मैं जब खुद से पढ़ती हूँ तो उसमें थोड़ा आता है, और जब नहीं आती, सॉरी, बोलो बोलो। और एक लगती। आपकी आवाज कट रही है स्नेहा, बहुत ज्यादा आवाज आपकी कट रही है। आप स्नेहा एक काम करो, आप ग्रुप में अपना सवाल लिख दिया करो। जिस बच्चे का भी जो सवाल है वो ग्रुप में लिख दें, ताकि हम वहां से उसको उठा लें और उसका जवाब देने का प्रयास करें। और एक बात और रहेगी, ये ग्रुप डिस्कशन में हम कर सकते हैं, जो सवाल लिखा जा रहा है अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरे पास उसका जवाब है तो वो जवाब भी लिख दे। जिसकी जैसी समझ बनी है उसके अनुसार जवाब लिखे, फिर शाम को उस पर डिस्कस करेंगे किसका जवाब सही है गलत है। तो अभी तुम्हारा कोई सवाल है स्नेहा? सर आज मैं इसको ना वापस से इसका रिकॉर्डिंग सेशन पढ़ूंगी, उसके बाद मेरे पास अगर कोई सवाल होगा तो मैं उसे लिख दूंगी, अभी तो नहीं है। ठीक है, तो हमें एक जरूरी काम करना है, वो जो हमारी बिटिया है ना, क्या नाम है उसका, जो कामना जैसी सूरत की है, जो बिल्कुल माही। हाँ, माही के पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब है, तो आज हम सभी जो है विश करेंगे कि उसके पिताजी जल्दी से ठीक हो जाए, ठीक है ना? तो एक बार सोने से पहले उसके पिताजी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूर विश करें सभी बच्चे। क्योंकि अब क्या है, अब हम जो इस ग्रुप में 6 लोग जुड़े हैं और 7वां अपनी माही, हमारा एक ही परिवार है, और अपने परिवार के सदस्यों के लिए शुभकामनाएं और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामनाएं, उनकी समझदारी के लिए कामनाएं करना, ये अब हमारा फर्ज बन जाता है। मूल्यों के निर्वाह में ये न्याय है। जब हमने संबंधों को समझा तो संबंधियों के दुख को समझना, उनकी पीड़ा को भी समझना, उनकी पीड़ा को सही करने में जो हमसे बन पाए उतना प्रयास करना, ये भी हमारा कर्तव्य है, ठीक है? तो सभी बच्चे आज उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करें। कामना बेटा, आपका कोई सवाल है? अगर किसी बच्चे का भी कोई सवाल है, और शानवी बेटा, मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा ना थोड़ा सा आपका ध्यान थोड़ा अलग जा रहा है, आपकी गति बहुत अच्छी है, थोड़ा अध्ययन पे ध्यान दो बेटा। आपको आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, मुझे लगता है कि आप रिवाइज नहीं कर पा रहे, हो सकता है घर में कोई जरूरी काम हो आपको, लेकिन इसके लिए एक टाइम टेबल, जब हम व्यवस्थागत संबंधों की बात करते हैं तो स्कूल की भी एक व्यवस्था है और क्लास की भी एक व्यवस्था है। जब हम समझदार होंगे तो इस हर व्यवस्था में अपनी भूमिका हम निभा पाएंगे, और समझदारी के लिए हर व्यवस्था में भागीदारी के लिए सबसे जो जरूरी चीज है बेटा जी, वो है टाइम टेबल। आप जो भी काम करते हैं उनको अपने टाइम टेबल में फ्रेम कर ले।
आप भले ही डेली रिवीजन के लिए आधा घंटा दे या 15 मिनट दे, लेकिन 15 मिनट का मतलब है और आधे घंटे का मतलब ये आप थोरली उसको याद करें, उसको रिवाइज करें। इसमें याद करने वाली कोई वस्तु ऐसी नहीं है। जितनी वस्तुओं का आप बार बार रिवाइज करेंगे वो आपको अपनी स्पष्ट होती चली जाएगी। तो अगर किसी बच्चे का कोई सवाल नहीं है तो हम क्लास को यहीं पे ड्रॉप कर सकते हैं। आज है किसी का कोई सवाल? माइक ऑन करें सभी। नो सर। ओके नो सर। ओके, ठीक है, तो क्लास हम ड्रॉप कर रहे हैं। एक एक करके बच्चा क्लास लेफ्ट करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा जी।